तो अब जो है सबसे पहले मैं बताऊंगा बैचिंग के बारे में। बैचिंग है क्या, कितने तरह की है, क्यों की जाती है। बैचिंग दो तरह से की जाती है। एक हमारे पास में बैचिंग होती है वॉल्यूम बैचिंग। सबसे पहले इसमें होती है हमारे पास में वॉल्यूम बैचिंग। एंड नेक्स्ट इसमें हमारे पास में होती है वेट बैचिंग। दो तरह की बैचिंग हमारे पास में की होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, ये बैचिंग जो है, बेसिकली बैचिंग जो है ये होता है मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स। यानी कि जो मटेरियल आप लोग यूज करेंगे ना, मटेरियल हमारे क्या क्या है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, अपना वाटर सीमेंट रेशो या फिर वाटर कंटेंट कह सकते हैं, वो सब चीजें। तो ये जो मेजरमेंट, ये सब जो मटेरियल्स है ना, इन सब मटेरियल्स का जो मेजरमेंट है, यानी कि मिक्सचर में किसी भी मटेरियल की कितनी क्वांटिटी तुम लोग रखने वाले हो, वो बैचिंग होता है। और बैचिंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है वॉल्यूम बैचिंग, एक होता है वेट बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग जो है ये ओल्ड मेथड है। जो ये वाला है ना वॉल्यूम बैचिंग, ये अपना ओल्ड मेथड है। पहले यही यूज होता था, आज भी कहीं कहीं वॉल्यूम बैचिंग यूज होता है। और वेट बैचिंग जो है ये नया मेथड है। ये नया मेथड है। इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है। वेट बैचिंग में एक्यूरेसी ज्यादा होती है। तो हम जो प्रेफर करते हैं वो वेट बैचिंग प्रेफर करते हैं। और एक चीज और होती है, वॉल्यूम बैचिंग जो है, जो हमारे नॉमिनल मिक्स होते हैं ना, नॉमिनल देखो दो तरह के मिक्स होते हैं। मिक्स भी जो है वो होते हैं दो तरीके के। अब एक होता है हमारे पास में नॉमिनल मिक्स, और एक होता है हमारे पास में डिजाइन मिक्स। एक हमारे पास में डिजाइन मिक्स होता है। अभी जो नॉमिनल मिक्स है ये क्या है, और डिजाइन मिक्स ये क्या है, देखो। जो मान लो तुम्हारे यहाँ पे कोई, ये जो होते हैं कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स जो होते हैं, वो तुम्हारे यहाँ पे घर बनाने आए हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो सीमेंट का पेस्ट बनाता है, वो बनाता है नॉमिनल मिक्स के अकॉर्डिंग। मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो वो पेस्ट बना देगा वो नॉमिनल मिक्स होता है। तो जो मिक्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बनाया जाता है, ये बनता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ये होता है नॉमिनल मिक्स। और नॉमिनल मिक्स पुराना तरीका है, ठीक है, ये ओल्ड मेथड है। ये भी ओल्ड मेथड है, ठीक। और जो डिजाइन मिक्स है ये नया तरीका है। डिजाइन मिक्स में ऑन द बेसिस ऑफ ये जो अपने क्या कहते हैं, आईएस कोड के अकॉर्डिंग कह लो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कह लो, तो ये डिजाइन मिक्स बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो डिजाइन मिक्स हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नया मेथड है। लो जी, ये हो गया। अब यहाँ पे भी क्या होता है, देखो जैसे मैंने सबसे पहले वॉल्यूम बैचिंग बताया और वेट बैचिंग बताया, तो अपना वॉल्यूम बैचिंग में ये नॉमिनल मिक्स होता है। इसमें नॉमिनल मिक्स यहाँ पे बनता है वॉल्यूम बैचिंग में, और वेट बैचिंग में बनता है डिजाइन मिक्स। ये बात तो सभी को क्लियर हो गई ना अच्छे से, कि कौन सा कहाँ पे बनता है। बताओ फिर आगे चलते हैं, ये क्लियर है तो। अगर मिक्स में सर सीमेंट पेस्ट रहता है, कंक्रीट रहता है? सीमेंट पेस्ट रहता है इसमें। देखो मिक्स में क्या होता है, कंक्रीट नहीं आता, कंक्रीट भी बनता है। देखो मिक्स जो है हमारा यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, वो तीन चीजों से मिलकर के बनाते हैं। क्या क्या होती है उसमें, सीमेंट, सैंड एग्रीगेट। सैंड और एग्रीगेट, ये होता है। तो यही तो हमारा मिक्स है। तो ये अब जहां कंक्रीट पे हो गया। एग्रीगेट डल गया ये कंक्रीट ही बन गया। जी ये सर। चीज है, जहां पे डल गया वो कंक्रीट बन गया। तो ये होता है, ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद में हमारे पास और क्या चीज है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ वॉल्यूम बैचिंग के बारे में। वॉल्यूम बैचिंग में जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम है, तो ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। ये चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। और चूंकि जैसे मैंने बताया कि आज के टाइम में क्या यूज हो रहा है,
अपना डिजाइन मिक्स यूज हो रहा है, तो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना उनके लिए तो वॉल्यूम बैचिंग ही करते हैं हम। तो यहाँ पे ये हो गया यूज्ड फॉर स्मॉल जॉब्स, एक ये। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि इस वॉल्यूम बैचिंग में जो हम सीमेंट की वॉल्यूम है, क्या क्वांटिटी होती है, एक बैग में कितना वजन होता है, कितनी क्वांटिटी होती है, वो सब चीजें भी हम इस बैचिंग में समझने वाले हैं। 1 बैग ऑफ सीमेंट, जो हमारा सीमेंट का बैग होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो होता है 35 लीटर्स। अगर मैं एकदम एक्यूरेट की बात करूं तो वो 34.7 लीटर होता है, बट लिया जाता है 35 लीटर्स। ठीक है, चलो अब आगे देखो। वॉल्यूम बैचिंग के अंदर मैं बता दे रहा हूं, सारी चीजें जितनी भी होंगी वो तुम वॉल्यूम के टर्म्स में लोगे, बट वजन, सॉरी, जो अपना सीमेंट है वो हमेशा ऑन इन द टर्म्स ऑफ वेट लिया जाता है। तो यहाँ पर लिख लो, इसके अंदर सीमेंट जो है हमेशा वो वेट में लिया जाता है। सीमेंट इज ऑलवेज, ये अपना नोट करके लिखना है इसमें कि वॉल्यूम बैचिंग में सीमेंट हमेशा वजन में लिया जाता है। बाकी सब चीजें वॉल्यूम है, लेकिन सीमेंट अब भी वजन से लिया जा रहा है। सीमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय वेट, इट इज नेवर मेजर्ड इन वॉल्यूम। अब चाहे ये वॉल्यूम बैचिंग में हो, चाहे फिर अपना डिजाइन में आ जाए, जो अपना नेक्स्ट होगा वेट बैचिंग, उसमें आ जाए, दोनों में सेम चीज रहती है। सीमेंट हमारा हमेशा वजन से लिया जाएगा, इट इज नेवर मेजर्ड। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या मेजर करोगे, आप यहाँ पे मेजर कर रहे हो किस किस को, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को। तो उनको मेजर करने के लिए कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, उन बॉक्स के अंदर डालते हैं और फिर हम जो है वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो उन बॉक्सेस को हम फॉर्म कहते हैं। ठीक है, उन बॉक्सेस को हम क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, फिर फार्मा भी कहते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, अब वुडन गेज बॉक्सेस, गेज बॉक्सेस कॉल्ड फार्मा, उनको फार्मा कहते हैं, कॉल्ड फार्मा, आर यूज्ड फॉर मेजरिंग फाइन एग्रीगेट, used for measuring fine aggregate and coarse aggregate, are used for measuring fine aggregate and coarse aggregate। लो जी, एक ही हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबको मेंशन करके रखना, याद रखना, सब इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में, इनर डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, इनर डायमेंशन ऑफ फार्मा, इनर डायमेंशन ऑफ फार्मा, ये किसके लिए, फॉर मेजरिंग, पता ही है, फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स के लिए है ये। यहाँ पे जो हमारे पास डायमेंशन होता है 31 इंटू और ये सब सेंटीमीटर में है, सब कुछ सेंटीमीटर में। तो फिर अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूँ तो ये वॉल्यूम कितनी हो गई, ये वॉल्यूम आएगी अपनी सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और एक ये चीज हो गया, एक और होता है इन टर्म्स ऑफ सीमेंट, उसको हम कहते हैं फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया ऑफ सीमेंट पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत आया कि फ्लोर एरिया बताओ सीमेंट का क्या होता है। अब ये क्या चीज है, पूरा का पूरा जो आपका सीमेंट है, जब आप उसको फैला दोगे जमीन पे तो कितना एरिया वो कवर करेगा, उसको हम फ्लोर एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे है फ्लोर एरिया ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इक्वल्स टू 0.3 मीटर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास में। हाइट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो हाइट होगी वो होती है 0.18 मीटर, और जो लेंथ होगी वो हमारे पास में होती है 1.66 मीटर। ये है टोटल। ठीक है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बैचिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वेट बैचिंग। अब वेट बैचिंग में आ जाओ।
अब ये वेट बैचिंग। अब वेट बैचिंग में सबसे पहली चीज, जैसे कि मैं बता दूं, एकदम करेक्ट मेथड है। एक्यूरेसी वाली जिक्र मैंने शुरू में ही कर दिया था कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो ये क्या है, अपना करेक्ट मेथड है, इसीलिए करेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग मटेरियल्स। फॉर मेजरिंग मटेरियल्स हैंस अडॉप्टेड, इसीलिए अडॉप्ट किया जाता है जो हमारे इंपॉर्टेंट कंक्रीट के वर्क्स होते हैं उनके लिए। फॉर इंपॉर्टेंट कंक्रीट वर्क्स, ठीक है, एक ही हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रोपोर्शंस की बात कर लेता हूँ। एग्जांपल ले लो, फॉर कंक्रीट मिक्स 1:2:4, मटेरियल कितना रिक्वायर होगा हमें? मटेरियल रिक्वायर्ड विल बी, अगर मैं यहाँ पे 50 किलोग्राम सीमेंट ले रहा हूँ, अब देखो ये हमें रेशो दिया गया है, इस रेशो में एक चीज हमेशा कॉमन रहती है। क्या कॉमन रहता है? शुरू वाला जो है ना वो हमेशा कॉमन रहता है। अब देख लो इसमें रेशो में कौन सी चीज कैसे चलती है। ये हमारा सीमेंट है यहाँ पे, ये हमारा सैंड होता है यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं कि फाइन एग्रीगेट भी है, शॉर्ट फॉर्म में है फाइन एग्रीगेट। सैंड क्योंकि फाइन एग्रीगेट है ना, तो फाइन एग्रीगेट है। और यहाँ पे हमारे पास में होता है ये कोर्स एग्रीगेट, एक ही है, ठीक है। तो हमेशा इसी सीरीज में रहेगा, हमेशा जो है इसी सीरीज में रहेगा। सबसे पहले अपना सीमेंट, देन फाइन एग्रीगेट, देन अपना कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, तो मान लो मैं एक चीज फिक्स लेके चल रहा हूँ, और वो मेरा क्या है, वो मेरा फिक्स्ड है कि मैं 50 किलोग्राम अपना सीमेंट लूंगा। तो उस 50 किलोग्राम सीमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास में जो फाइन एग्रीगेट हो गया है वो हो गया कितना, 100 किलोग्राम फाइन एग्रीगेट, और जो मेरे पास में कोर्स एग्रीगेट होगा वो हो जाएगा 200 किलोग्राम अपना कोर्स एग्रीगेट। लो जी, ये है अपना क्या, पूरा का पूरा क्वांटिटी। इस तरीके से क्वांटिटी निकाला जाता है। अब इसके बाद में मेरे पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म वर्क। ये भी पूछा गया एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आया है, जितना भी यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ सब कुछ प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो एक है यहाँ पे स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म वर्क। इस स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म वर्क में ये जो स्ट्रिपिंग वर्ड है ना यहाँ पे, बस ये काम का है। क्या होता है स्ट्रिपिंग, इसको समझना। तो जो स्ट्रिपिंग है, देखो तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी कि भैया कहीं पे प्री कास्टिंग वाला मेथड जो है ना, प्री कास्टिंग क्या होता है कि शेल्स या फिर ढांचे ढांचे लगा दिए जाते हैं। और ढांचे लगा करके मान लो क्या है कि एक पिलर बनना है, अब समझ जाओगे, एक पिलर बनना है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं फ्लाईओवर बनते देखे होंगे, तो उनके पहले पिलर बनते हैं। तो वो जो पिलर है, उन पिलर को बनाने के लिए पहले कुछ लोहे के कवर किए जाते हैं, मतलब एक शेप लोहे की होती है वो बना दी जाती है। फिर उसमें कंक्रीट डालते हैं, और फिर वो लोहे का जो ढांचा होता है वो हटा दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो चीज हम कर रहे हैं, यानी कि उस ढांचे को जो हम हटा दे रहे हैं उसी को हम स्ट्रिपिंग कहते हैं, और वो जो हमने ढांचे लगाए उनको हम फॉर्म वर्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख लो इसके लिए, फॉर्म वर्क क्या है, वो जो हमारे ढांचे हैं, शेल्स हैं। और फॉर्म वर्क अपना हटा देना चाहिए जैसे ही हमारा कंक्रीट सेट हो जाए, शैल बी रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द कंक्रीट हैज सेट, हैज सेट, टू अवॉइड श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, ठीक है, एक ही चीज है।
अब देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज और होती है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक रूल होता है। रूल हमारा क्या है, पहले तो मैंने देख लिया कि भैया जैसे ही कंक्रीट मेरा सेट होना शुरू होगा तो हम उसको हटा देंगे, लेकिन एक कंडीशन इसमें होती है। वो कंडीशन क्या है वो समझो जरा। हम ये फॉर्म वर्क तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हमारा जो कंक्रीट है, मान लो अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ छोटा सा, तब समझते हैं कि ये मेरा यहाँ पे क्या है, लैंड है, और यहाँ पे एक मेरा क्या बन रहा है, एक ये पिलर है यहाँ पे। और इस पिलर में यहाँ ये जो मैंने अभी ऑरेंज से मैं बना रहा हूं, ये समझ लो कि मेरा फॉर्म वर्क लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, फॉर्म वर्क। ये फॉर्म वर्क है। अब क्या होगा, ये फॉर्म वर्क मुझे तभी हटाना है जब अब एक चीज देखो, यहाँ पे अब कंक्रीट फिल हो चुका है ना। यहाँ पे क्या फिल हो चुका है, यहाँ पे तो कंक्रीट फिल हो चुका है, ये कंक्रीट, यहाँ पे कंक्रीट, यहाँ पे क्या है, ये कंक्रीट है। अब ये जो कंक्रीट है यहाँ पे, इसके ऊपर एक स्ट्रेस पड़ रहा होगा, वजन पड़ रहा है ना, तो स्ट्रेस ही पड़ रहा है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ दुगनी जब तक नहीं हो जाती। किसके दुगनी, वो जो ऊपर से स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ रहा होगा ना उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, उस स्ट्रेस से ज्यादा दुगनी हो जानी चाहिए। मान लो यहां से स्ट्रेस एक पड़ रहा है इसके ऊपर, मान लो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि भैया स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ से जो पड़ रही है वो पी है। ये भी करंट में स्ट्रेस है, करंट स्ट्रेस है। और यहाँ पे जो कंक्रीट है, उस कंक्रीट की एक स्ट्रेंथ है, वो देख लो। मान लो कंक्रीट की स्ट्रेंथ अब कितनी हो गई है, 2p हो गई है। तो जब तक कंक्रीट की स्ट्रेंथ दुगनी नहीं हो जाएगी ऊपर से पड़ने वाले स्ट्रेस के उस मोमेंट पे, तब तक हम फॉर्म वर्क नहीं हटाते। ये चीज है, ये हमारा रूल है। ठीक है, यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे है फॉर्म्स shall not be removed, shall not be removed until the concrete has achieved, until the concrete has achieved a strength of at least twice the stress to which the concrete to which the concrete may be subjected, may be subjected at the time of removal of form work। लो, ये है जो चीज मैंने अभी समझाई है, वही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नोट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिपिंग भी हमने समझ ली है। स्ट्रिपिंग क्या होता है, हटाने को जो हम कहते हैं, यानी कि फॉर्म वर्क को हटाने को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग कहते हैं। फॉर्म वर्क हटाने को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग कहते हैं। अब देखो आगे, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वैसे तो इसके बारे में सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट बाय विच कंक्रीट possesses strength throughout its lifetime without much shrinkage and cracking।
श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। लो जी, तो ड्यूरेबिलिटी, किसी भी चीज की ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो यही तो है कि वो कब तक काम करती रहेगी। और वैसे ही यहाँ पे कंक्रीट भी है कि प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखेगा। कब तक मेंटेन रखेगा? पूरी लाइफ, जब तक उसके अंदर श्रिंकेज और क्रैक नहीं आ जाते तब तक वो अपनी अगर स्ट्रेंथ मेंटेन रख रहा है, जितना भी लंबे टाइम तक रखेगा उतनी वो उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी। तो ये अपना ड्यूरेबिलिटी है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी वो देख लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें? सबसे पहला फैक्टर हमारे पास में आ जाता है वाटर सीमेंट रेशो। सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो। दूसरा सीमेंट का कंटेंट। ठीक है, दो फैक्टर्स होते हैं ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए, सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशो और दूसरा सीमेंट का कंटेंट। ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पे। अब एक यहाँ पे लिमिट है, अगर अच्छी ड्यूरेबिलिटी चाहिए, लिमिट क्या है? मैक्सिमम सीमेंट जो है, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो है वो हमारा 450 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब में 450 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो अच्छी क्या मानी जाएगी? ड्यूरेबिलिटी मानी जाएगी। देखो ऐसी अब आगे देखो यहाँ पे मिनिमम सीमेंट कंटेंट, जो अपना मिनिमम सीमेंट कंटेंट है भैया, मैक्सिमम कंटेंट की तो हमने बात कर ली, एक मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी तो होगा कि भैया इतना सीमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है ये डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशंस पे, डिपेंड्स ऑन एक्सपोजर कंडीशंस। अब ये एक्सपोजर कंडीशंस क्या है? एटमॉस्फेयर की कंडीशंस की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि वो जो हमारा सीमेंट है, वो मान लो सीमेंट अपने क्या है, बाहर होता है ना सीमेंट, तो मान लो कहीं पे बारिश हो रही है बार बार, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड है दिन में, सॉरी रात में मान लो ठंड है और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है, फ्रीजिंग थॉइंग है। तो इस तरह के एक्सपोजर कंडीशंस की बात हो रही है यहाँ पे। मान लो बारिश हो रही है, एसिड रेन होती है, तो ये सब एक्सपोजर कंडीशंस की बात हो रही है। वो सब डिपेंड करता है, सीमेंट का मिनिमम कंटेंट एक्सपोजर कंडीशन पर डिपेंड करेगा। एक्सपोजर कंडीशन अगर ज्यादा सवेयर है तो फिर उस हिसाब से अपना बढ़ता चला जाएगा सीमेंट का कंटेंट। ये है, ठीक है।